ऑल राइट जी। तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है। अच्छा जी, पॉलीमॉर्फिज्म में जो हमने चीजें देखी थी वो हमने क्या देखा था कि इनहेरिटेंस ने हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज दिया, हमें दो एडवांटेज दिए। पहला एडवांटेज ये दिया कि वट एवर यू विल गोइंग टू डिफाइन इन द बेस क्लास, द मोमेंट यू इनहेरिट द ड्राइव क्लास फ्रॉम द बेस क्लास, वो तमाम फंक्शनलिटी जो कि आपने बेस क्लास में डिफाइन की थी वो सारी की सारी आपकी ड्राइव क्लास में आ जाती, एज इट इज आ जाती। ठीक है। वो हमें दोबारा इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट इज वन एडवांटेज, वेरी बिग एडवांटेज, जिसकी वजह से हम कैलकुलेटर बना पाते। ठीक है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच वी डिड, व्हिच वी सॉ इन द लास्ट क्लास वाज कि बेस क्लास का पॉइंटर या रेफरेंस ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट्स को होल्ड कर सकता है। ओके। यानी कि आप बेस क्लास के पॉइंटर्स की अरे बनाए और पहला ऑब्जेक्ट ड्राइव क्लास 1 का बना दें, दूसरा ड्राइव क्लास 1 का बना दें, तीसरा ड्राइव क्लास 2 का बना दें, चौथा पांचवी ड्राइव क्लास का बना दें, एंड सो ऑन सो फोर्थ। द नाइस थिंग विल बी यू विल हैव वन अरे ऑफ बेस क्लास पॉइंटर, ओके, और रेफरेंसेस, और उसने होल्ड किसको किया होगा? ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को किया होगा। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। लेकिन सिर्फ होल्डिंग इज नॉट व्हाट वी वांट, क्योंकि होल्ड करने से क्या करेंगे हम? क्योंकि अगर होल्ड करके हमने फंक्शंस कॉल सिर्फ और सिर्फ बेस क्लास के कर सकते हैं तो फिर तो फायदा नहीं है। ओके। व्हाट वी वांटेड इज द फॉलोइंग, कि हम बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू, रेफरेंस के थ्रू जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं उसके फंक्शंस कॉल कर सकें। ओके। ये बात समझ आई? यानी वो बेस क्लास का पॉइंटर या रेफरेंस कभी शक्ल इख्तियार कर ले ड्राइव क्लास 1 की, कभी शक्ल इख्तियार कर ले ड्राइव क्लास 2 की, कभी शक्ल इख्तियार कर ले ड्राइव क्लास 3 की, एंड सो ऑन सो फोर्थ। वो अपनी मॉर्फ चेंज करता रहे। तो बेस क्लास के थ्रू व्हाट वी वांट इज ए पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। पॉली मींस मल्टीपल, मॉर्फ मींस शक्लें। ओके। हम पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर करना चाहते हैं। ये बात समझ आ गई? ये एक बहुत बड़ी बात थी और ये हमने अचीव किया बाय डिक्लेयरिंग दोज फंक्शंस एज वर्चुअल फंक्शंस। ठीक है। हम जब वर्चुअल फंक्शंस डिक्लेयर कर देते हैं तो बेसिकली कंपाइलर बैक एंड पे कुछ करता है, और वो क्या करता है वो हम बाद में देखते हैं। थोड़ी देर में दोबारा रिमाइंड करवाते हैं आपको, हमने लास्ट क्लास में किया था, थोड़ा तेज किया था, तो आई विल गोइंग टू रिमाइंड यू दैट। ओके। लेकिन वर्चुअल फंक्शन से वो ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है। अब जब आप रेफरेंस या पॉइंटर के थ्रू कॉल करेंगे तो क्या होगा? ड्राइव क्लास का वो वर्चुअल फंक्शन कॉल होगा। ये बात समझ? दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू हैव। ओके। अब वो पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर हमने अटेन कर ली। सो फार सो गुड। ठीक है। ये काम हमने अचीव कैसे किया था? उसके लिए हम गए थे 18.5, एंड दैट इज अर्ली बाइंडिंग वर्सेस लेट बाइंडिंग। ओके जी। अर्ली बाइंडिंग क्या होती है कि इमेजिन कि आपके पास ये फंक्शंस लिखे हुए हैं, क्या? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई। इग्नोर देयर फंक्शन नेम। अगर आप फंक्शन की प्रोटोटाइप देखें, ठीक है, तो दो आर्गुमेंट पास हो रहे और रिटर्न टाइप एक इंटीजर। ओके। ये फंक्शन का सिग्नेचर जो है वो एग्जैक्टली सेम है ना? ये बात समझ? और अगर आप इन लाइनों को देखें, लाइन नंबर 39 से लेकर 41 तक, तो हम जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जो 0 1 2 होती है उसके कोरिस्पॉन्डिंग यहां पे फंक्शन कॉल होता है। अगर 0 सेलेक्ट करते हैं तो ऐड कॉल हो जाता है, 1 होते हैं तो सबट्रैक्ट कॉल हो जाता है, और 2 करते हैं तो मल्टीप्लाई कॉल हो जाता है। ये बात समझना? द नाइस थिंग अबाउट 39 to 41 is
that this is static binding. Why static binding? Because हमें कंपाइल टाइम पे पता होता है कि इस लाइन पे ऐड फंक्शन यानी या वो वाला कोड हमारा कॉल होना है कोड सेगमेंट में। ये कहते हैं स्टैटिक बाइंडिंग। क्या कहते हैं? Then we saw something really special. And what we saw is कि जितने भी फंक्शन के नाम होते हैं वो एड्रेसेस होते हैं। ओके, आप फंक्शन का सिर्फ नाम सी आउट करवाएं तो आपको एड्रेस आउटपुट करेगा। इसका मतलब है उस एड्रेस को हम किसी पॉइंटर में सेव कर सकते हैं। एंड वी इंट्रोड्यूस्ड ए वेरी नाइस कॉन्सेप्ट कॉल्ड फंक्शन पॉइंटर। ओके, और फंक्शन पॉइंटर को डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि आप यहां पे ब्रैकेट डालते हैं, उसमें आप स्टार जो भी फंक्शन पॉइंटर का नाम है वो लिखते हैं, ठीक है। अब फिर एक ब्रैकेट डालते हैं जिसमें आप पैरामीटर्स की आर्गुमेंट्स की टाइप्स बताते हैं कि पहला आर्गुमेंट ये है, सेकंड आर्गुमेंट ये है, थर्ड आर्गुमेंट ये है, ये इस तरह की बात। ये बात समझ? और फिर आप रिटर्न टाइप भी बताते हैं कि ये जिस फंक्शन को पॉइंट करेगा वो ये वैल्यू रिटर्न कर सकता है। ये बात समझ? ठीक है। आपके मिड टर्म एग्जाम में एक सवाल फंक्शन पॉइंटर का आएगा, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं आएगी लेकिन फंक्शन पॉइंटर का जरूर आएगा सवाल। ओके, ठीक है। तो ये जो फंक्शन पॉइंटर है ये कैसे फंक्शंस की तरफ पॉइंट कर सकता है? जी अलिया बताया। जो आर्गुमेंट में क्या ले, जो आर्गुमेंट ऐसे फंक्शंस को पॉइंट कर सकता है जो आर्गुमेंट में क्या ले, दो, अलिया बताएं, दो इंटीजर्स ले सकता है इनपुट में। ओके, और रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न करेगा एक इंटीजर। ये बात समझ? ठीक है। जैसे हमने सॉर्ट फंक्शन जब लिखा था तो सॉर्ट फंक्शन में हमारा कंपैरिजन फंक्शन था। जब कंपैरिजन फंक्शन हम लिखने के लिए जाएंगे तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे? वो दो इंटीजर इनपुट में लेगा जिनको आप हमें कंपेयर कर रहे हैं और एक बूल रिटर्न करेगा कि हाँ भाई ग्रेटर है तो वो तब स्वैप करे या वो लेस देन है तो वो स्वैप करे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। और जिस तरह आप फंक्शन कॉल करते हैं बस आप पॉइंटर का नाम लिखें और फंक्शन कॉल करें, आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। डज इट मेक सेंस? और इस चीज को कि लाइन नंबर 12 पे ये कौन सा फंक्शन कॉल है? अभी तो बड़ा ऑब्वियस लग रहा है कि भाई ऐड ही कॉल होना चाहिए, है ना? लेकिन यहां पर ऑब्वियस नहीं लगेगा। अब अगर आप देखें तो यहां पे क्या हो रहा है, आप इस लाइन नंबर 36 से लेकर यहां देखें और 48 पे बताएं मुझे कौन सा फंक्शन कॉल होगा। जी, अब हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि लाइन नंबर 36 पे हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया जिसको हमने नल पीटीआर से वैल्यू से निकाला के बाद। अब जब हमने यहां पर असाइनमेंट की है तो यहां पर अगर वो केस 0 करता है तो हम ऐड फंक्शन कॉल नहीं करते बल्कि ऐड फंक्शन का एड्रेस इसको असाइन कर देते। ये बात समझ? सिमिलरली हम सबट्रैक्ट फंक्शन का एड्रेस असाइन कर देते हैं, मल्टीप्लाई का एड्रेस असाइन करते हैं। और अब लाइन नंबर 48 पे यहां पे हम फंक्शन कॉल करते हैं। अब हमें नहीं पता कंपाइल टाइम पे कि कौन सा फंक्शन कॉल हो। दिस इज कॉल्ड डायनामिक बाइंडिंग। क्या कहते हैं? डायनामिक बाइंडिंग। ओके, डायनामिक बाइंडिंग का मतलब यह है कि मुझे रन टाइम पे पता लगेगा कि कौन सा यहां पर फंक्शन कॉल होना है, क्योंकि यूजर जो चॉइस सेलेक्ट करेगा उससे करस्पॉन्डिंग फंक्शन यहाँ पर कॉल। दिस कॉल्ड डायनामिक बाइंडिंग। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है। ये डायनामिक बाइंडिंग हमने जैसे ही पढ़ी हमें हमारे जहन में सब अब वी आर इन ए पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि ये जो विर्चुअल वाला काम है वो बैक एंड पे होता कैसे। ठीक है। एंड दिस इज व्हाट आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू। ये मैंने थोड़ा सा क्विकली एक्सप्लेन किया था बट आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर। यार ये क्या है यार, तुम इंटरनेट तुम लोग यार फैकल्टी आउट टू यू। यहाँ पे तुम एक्चुअली क्या सिलेक्ट कर रहे हो? इसका हर रूम का अपना होता है, उनसे पूछो ना क्यों नहीं चल रहा। चले जी, विर्चुअल टेबल। द आंसर टू दिस क्वेश्चन के आपका ये जब हम विर्चुअल डिक्लेयर करते हैं तो बैकएंड में होता क्या है, दैट इज समथिंग रियली स्पेशल। ओके, एंड दैट इज डन यूजिंग डायनामिक बाइंडिंग। ओके,
और वो कैसे होता है कि जब आप बेसिकली बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, की क्लास बनाते हैं, तो उसमें हम जब कहते हैं ना हमने ये फंक्शन और ये फंक्शन वर्चुअल डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया? वर्चुअल डिक्लेयर कर दिया। तो बैक एंड पे कुछ इस तरह की तस्वीर बनती है, तस्वीर समझ जाएगा। बेसिकली बैक एंड पे वो क्या करता है, बैक एंड पे बेटा वो करता है ये है कि ये इसने बेस क्लास बनाई, ठीक है, ये इसने बेस क्लास बनाई, तो मैं बी कह देता हूं। इसमें लेट्स से ये एक VF1 फंक्शन था, VF2 फंक्शन था और VF3 फंक्शन और एक सिंपल F4 फंक्शन। अच्छा, मैंने V क्यों लिखा है? वर्चुअल। और F4 क्यों लिखा है? क्यों वर्चुअल नहीं है। ओके, अब होगा ये कि जितने भी हमने वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर किए होंगे, बैक एंड पे वो एक टेबल बनाता है। अब ये समझिएगा, ये बड़ा जरूरी बात। मैं यार तुम भी देख लो यार, तुम्हारे इंटरव्यू में हो सकता है पूछा जाए। जी, बेसिकली बैक एंड पे क्या करता है, यहां पे एक वर्चुअल टेबल बनाता है, इसको हम वी टेबल कहते हैं, ठीक है। और इस वी टेबल का एड्रेस, यहां पे एक पॉइंटर होता है, इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, कहते हैं VPTR। सो VPTR इज बेसिकली पॉइंटिंग टूवर्ड्स हियर, ठीक है। यहां पे बेसिकली 3 एंट्रियां बन जाती हैं और ये बेसिकली क्या है, ये पॉइंटर्स पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए? फंक्शन पॉइंटर्स पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए? अच्छा, बाय डिफॉल्ट होता ये है, जब आपका जब बेस क्लास के का वी टेबल जो होता है, वो बेसिकली ये पॉइंट कर रहा होता है, ये पॉइंट कर रहा होता है यहां पे, ये पॉइंट कर रहा होता है यहां पे, और ये पॉइंट कर रहा होता है यहां पे। और आप मुझे बताएं, क्या F4 की एंट्री इसमें होगी? F4 की एंट्री इसमें नहीं होगी, ठीक है। अब लेट्स से इमेजिन द फॉलोइंग कि लेट्स से मैंने यहां पे D1 क्लास बनाई। क्या बनाई? D1 क्लास बनाई। अब D1 क्लास B से इनहेरिट हो रही है। क्या हो रही है? B से इनहेरिट हो रही है। अब B से इनहेरिट हो रही है तो बेसिकली तो एट्रीब्यूट्स तो सिर्फ ये है ना, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या है? अगर आप बेस क्लास के एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करें तो एक ये हिडन पॉइंटर है जो VPTR, जो उसके अंदर एज ए एट्रीब्यूट शामिल होता है, और ये एक वी टेबल होता है, ये भी बेस क्लास के एज ए काइंड ऑफ बैकएंड पे एक एट्रीब्यूट की तरह स्टोर होता है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। ओके, अब बेसिकली क्या होता है कि जब डी क्लास जब बनती है, जब डी क्लास बनती है तो डी क्लास के अंदर भी एक तो यहां पे VPTR होगा, ये VPTR। अच्छा भाई, इसके अंदर मैं पोर्शन बनाऊं तो ये बेसिकली कौन सा पोर्शन है बेटा? ये बेस क्लास वाला पोर्शन, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें, यहां पर लेट्स से मैंने VF1 को रीडिफाइन कर दिया और VF3 को रीडिफाइन कर दिया। मैंने दो फंक्शंस ऐसे हैं जो रीडिफाइन कर दिए, ठीक है। VF1 भी मैंने रीडिफाइन कर दिया, VF2 मैंने रीडिफाइन नहीं किया। ओके, अच्छा अब होगा क्या, क्योंकि आपको पता है कॉम्पोजिशन हुई होती है, तो कॉम्पोजिशन यानी बेसिकली बेस क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए स्लाइस आपके ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद होता है। इसका मतलब है इसके अंदर VPTR भी मौजूद है और इसका अपना वी टेबल भी मौजूद है। ये वी टेबल कहां से आया बेटा? ये वी टेबल कहां से आया बताएं जी? ये वी टेबल बेस क्लास में होने की वजह से इसमें भी आ गया, लेकिन इसमें एक छोटा सा फर्क है, और वो फर्क ये है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसका? ड्राइव क्लास का, तो क्योंकि वो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट होता है तो इसके वी टेबल में ये 3 पॉइंटर्स तो आते हैं, लेकिन एक छोटा सा फर्क है, और फर्क ये है कि क्योंकि मैंने VF1 रीडिफाइन कर दिया है तो इसके इस पॉइंटर में एड्रेस पड़ा होगा इसका। जी, VF2 मैंने रीडिफाइन नहीं किया, तो बेसिकली ये पॉइंट कर रहा होगा बेस वाले की तरफ, और जो VF3 है
वो क्योंकि मैंने रीडिफाइन किया है तो वो पॉइंट कर रहा होगा इधर। ये बात समझ आई? अच्छा अब सुने मेरी बात और से। अब बेसिकली जब आप डी टाइप का डीओबीजे बनाते हैं, ठीक है, और आप बेस क्लास का पॉइंटर या रेफरेंस बनाते हैं, ठीक है, और इसको असाइन कर देते हैं एड्रेस ऑफ डीओबीजे, या इसको डीओबीजे असाइन कर देते हैं, एक ही बात, ठीक है। तो बेसिकली पी क्या है, ये मैं कलर चेंज कर देता हूं। अब जो पी है वो इस पोर्शन को पॉइंट कर रहा है। ये बात समझ में आती है? अपने, क्योंकि अपने स्लाइस की तरफ पॉइंट करता है, और उस स्लाइस के अंदर ये वीपीटीआर मौजूद है ना। इसका नाम हमने वीपीटीआर रखा था, इसका नाम वीपीटीआर का, वीपीटीआर, ठीक है। और बाद में ये सारा का सारा स्लाइस इसके अंदर ये शामिल है, ठीक है। अब जब हम कहते हैं, ये देखें जी, अब जब हम कहते हैं पी एरो VF1 पे जाओ, क्या जाओ, पी एरो VF1 पे जाओ, तो ये बैक एंड पे ये ऐसे नहीं होता, ये कन्वर्ट होता है ऑटोमेटिकली किसके अंदर, पी एरो VPTR यानी वर्चुअल टेबल के PTR पे जाओ, और इसके थ्रू VF1 पे जाओ। ये बात समझ आई? आप देखें क्या हो रहा है, जब हमने पी एरो VF1 कहा तो ये ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब है कि पी एरो VPTR में जाएगा, यहां पर आ जाएगा, और इसके अंदर ये VF1 में गया जो कि रीडिफाइन हुआ है, तो वो यहां। अब अगर मैं कहूं पी एरो VF2, तो वो पी एरो VPTR में आएगा और VF2 में आएगा, और VF2 कहां पॉइंट कर रहा है, वो बेस क्लास वाले की तरफ पॉइंट। ये बात समझ? ये इसको, ये मैं किस लेट्स से, ये तो ड्राइव के लिए मैंने VF1 और VF2 मैंने VF3 मैंने रिडिफाइन किया। अब ड्राइव 3 होगी, और ड्राइव 3 लेक्चर किसी को भी रिडिफाइन नहीं करती, तो उसके इसमें सारे के सारे कहां पॉइंट करेंगे, ऊपर वाले की तरफ पॉइंट करेंगे। और एक मैंने ड्राइव 4 बनाई, वो लेट्स से सिर्फ VF1 चेंज करता है, तो बाकी दोनों हमारे ऊपर पॉइंट कर रहे होंगे, और जो VF1 होगा वो हमारा इस तरफ पॉइंट कर रहा होगा। ये बात समझ? ठीक है। एक सवाल मैं आपको बताऊंगा, जरूरी सवाल, ये इंटरव्यू के लिए भी बड़ा जरूरी सवाल। ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है ना, ये पॉलीमॉर्फिज्म हमने अभी की है, ये जो अभी टेबल के थ्रू सारी हैंडल करती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपके लिए, यदि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन बाय इंटरव्यूअर्स, ठीक है। और मैं आपको बात बताऊं, अनफॉर्चुनेटली इवन इंटरव्यूज भी जहां पर पाकिस्तान में आपको लेने वाले होंगे, वो कहेंगे हाँ भी बताओ ये कैसे हैंडल करता है, तो यूजुअली यहाँ पर 99% लोगों को सिर्फ ये पता होता है कि बैक एंड पे एक वर्चुअल टेबल होता है, और वो जी वर्चुअल टेबल के थ्रू उसको पता लगता है, वो बस इतना ही पता होता है। अभी जो हमने पूरी डायनामिक बाइंडिंग की तमीर बांधी है, ये स्टोरी उनको नहीं पता होती, क्योंकि वो डायनामिक बाइंडिंग किससे उनका कॉन्सेप्ट रिलेट ही नहीं हुआ होता। ये बात समझ रहे? ये कॉन्सेप्ट अब आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आप जो अगली आने वाली गेम बनाने जा रहे हैं, चेस बनाने के लिए जा रहे हैं, वो पूरी की पूरी उसके अंदर भी इस तरह के वी टेबल वगैरह आएंगे, क्योंकि हम बताएंगे आपको, आपका इसका एक्सरसाइज का काम होगा कि आपने अपने पूरे प्रोजेक्ट का जो हायरार्की है, इनहेरिटेंस वाली हायरार्की है, उसका वी टेबल भी बनाना होगा। ये बात है, ताकि हम रीइंफोर्स करके, आपके मिड टर्म में भी आपका एक सवाल आएगा, मिड वन में नहीं, मिड टू में। मिड वन में आपकी पॉलीमॉर्फिज्म शामिल नहीं है, ठीक है, इनहेरिटेंस तक है, लेकिन ये डायनामिक बाइंडिंग है। डायनामिक बाइंडिंग का मतलब है कि आप, जिस तरह हमने सॉर्टिंग फंक्शन लिखा था, तो सॉर्ट फंक्शन, बाय द वे आप काइंडली जो लैब हम दे रहे हैं वो कोशिश करेंगे आज ही बना दें, उसमें एक सवाल हो जो स्ट्रक्ट बेस हो, इसके अंदर 5 या 6 एट्रीब्यूट्स हो, उनके अंदर सेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों तरह के फंक्शन उसमें लिखने, ठीक है, और एक शॉर्ट फंक्शन होगा जो सब पे चलेगा, ठीक जी। क्या दोबारा बताएं, F4 में क्या हुआ, एड्रेस बनेगा, एड्रेस बनेगा, लेकिन वर्चुअल टेबल में एंट्री नहीं होगी। यानी जब मैं पी एरो F4 कॉल करूंगा तो वो F4 ही कॉल होगा। हाँ,
कोड कोड सेगमेंट में ही होगा। ठीक है, ये सारे के सारे जो कोड्स होते हैं ये सारे कोड सेगमेंट में पड़े। ओके, ये बात सुने जी गुस्सा। हाँ बेटा, फंक्शंस की शैलो कॉपी नहीं होती। फंक्शंस तो एक ही जगह बने होते हैं, एक ही जगह पड़े होते हैं कोड सेगमेंट में। वो तो सारे के सारे उसी की तरफ ही पॉइंट कर रहे हो। अगर ओवरराइड करते हैं तो बेसिकली होता ही है कि एक्चुअली पॉइंटर्स बदल जाते हैं। पॉइंटर एक नई इंप्लीमेंटेशन की तरफ पॉइंट कर रहे हो, बस ये होता है। इसको शैलो कॉपी नहीं कहते, शैलो कॉपी ज्यादातर डेटा के साथ एसोसिएट होती है। ठीक, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड जी। कोड सेगमेंट, ठीक है। एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मुझे नहीं पता, मेरा गैस था कि वो कोड सेगमेंट, ठीक है या नहीं, मुझे नहीं पता। वेरी गुड क्वेश्चन, काइंडली फिगर आउट करें ये जो कोड सेगमेंट ये कहाँ बनता है, ये टेबल कहाँ बनता है। ठीक है, अच्छा एक मजे की बात बताता हूँ। मेरे ख्याल में कोड सेगमेंट में नहीं बनी, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट्स बन रहे होते तो ऑब्जेक्ट से डिसाइड हो रहा होता है ना कि मैंने यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तो मेरे ख्याल में ये जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बन रहा होता है उसी तरह से बेसिकली मेमोरी बन रही है। तो मेरे ख्याल में स्टैक पे बन रही होगी या हीप पे बन रही होगी, जैसे भी हो। अच्छा मेरी बात सुनिए, मजेदार बात, एक बड़ी जरूरी बात। इमेजिन इमेजिन मैं आपको बड़ी जरूरी बात बता, ये ना आपको ऊप ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बहुत पसंद है। ठीक है, कि चीजें बड़ी खूबसूरत हो जाती है जी, पॉलीमॉर्फिज्म, टर्मिनोलॉजी भी इनको बड़ी अच्छी लगती है बराबर। लेकिन जब आप रियलिटी में जाते हैं, रियल लाइफ में जाते हैं, तो प्रॉब्लम्स बड़े ट्विस्टेड आते हैं। अमीन बात सुनो यार, जब मैं आपको बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, ठीक है, ये जो गेमर्स होते हैं ना, स्पेशली गेम डेवलपर्स, उनको ऊप बड़ी जहर लगती है। ठीक है, अच्छी भी लगती है, लेकिन कई चीजों पे दे ब्रेक ऑल द रूल्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूं क्यों। असल में मसला पता क्या है, मसला ये है कि ये एक ऑब्जेक्ट है और वी टेबल एक अलग ऑब्जेक्ट है ना, बनते हैं ऑफकोर्स साथ साथ ही, लेकिन ये अलग पड़े। आमतौर पे होता ये है कि ओएस कैशे मैनेज करता है। ठीक है ना, कैशे मैनेज करने का मतलब यह है कि कैशे मेमोरी होती है हमारी एक, जो बड़ी फास्ट मेमोरी होती है, और कैशे में बड़ी लिमिटेड नंबर ऑफ चीजें आती हैं, ज्यादा नहीं आती। अमीन यार सुन लो यार, बड़ी जरूरी बात। अच्छा अब बड़ी मजे की बात यह है कि आमतौर पर जब भी पी एरो फंक्शन कॉल करते हैं, तो पी एरो में ये वाला पोर्शन ज्यादातर कैशे हुआ होता है, लेकिन ये पोर्शन कैशे नहीं हुआ होता। अब होता क्या है, होता यह है कि पॉलीमॉर्फिकली जब आप फंक्शंस कॉल करते हैं, तो जितनी भी पॉलीमॉर्फिक कॉल्स होती है वो ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट होती है। कैसे, पी एरो वी पे पॉइंटियर एरो वी एफ वन, ये बात समझ में। और अगर पॉलीमॉर्फिक वो काफी बड़ी सारी है, ठीक है, तो वो बेसिकली वो पूरी आइटरेशन ऊपर तक जाएगी। ये समझ में आ रही है क्या बात। इससे होता क्या, इससे होता यह है कि एक्चुअली आपका जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। तो इमेजिन करें कि आप एक गेम बना रहे हैं, बड़ी सीजीआई की लेवल की गेम बनाई है आपने, इसमें बड़े जबरदस्त ग्राफिक्स हैं, और उसमें लेट्स से 40,000 ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम स्प्राउट करने हैं, और उनके ड्रॉ फंक्शन है जो ड्रॉ हो रहे हैं। ये बात सुनाई, अब वो 40,000 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने पैरेललाइज करके चलाना है। अब अगर हर हिट कैशे से बाहर हो रही है तो तबाही नहीं मच जाएगी, वो तो लैग आना शुरू हो जाएगी। ये बात सुनाई, एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म कुड बी हॉरिफाइंग अगर आप उस लेवल मीटर की बात करें। ये मुझे मेरे दोस्त ने बताया था, मेरा दोस्त है, मेरा स्टूडेंट भी है, उससे मैंने ऊपर इंटर पढ़ाई थी, फिर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाई थी, फिर उसको मैंने यूनिटी गेम डेवलपमेंट पे लगाया, फिर मैंने उससे यूनिटी वगैरह सीखी, और मैंने फिर बाद में पढ़ाई भी उससे उसी से सीख के, एंड ही इज ऑल्सो टीचिंग नेक्स्ट सेमेस्टर गेम डेवलपमेंट। ठीक है, एंड और मैं शायद उसके साथ हेल्प करूँ। ठीक है, ही हैज ए उसका पूरा गेम स्टूडियो है, उसमें 50 है करीब उसके, उसने रखे हुए हैं स्टूडेंट्स वगैरह हैं या एम्प्लॉइज हैं उसके साथ, और उनके साथ वो काम करते हैं। और उसका वो और मैं और जो मजे की बात है वो ये कि उसने एक दिन पूरे के पूरे जॉब में ये रखा हुआ है जिसमें वो बेसिकली सिर्फ टॉक्स देखते हैं,
और टॉक्स कौन से देखते हैं? वो लोग जिन्होंने ये इंजन बनाए होते हैं, उनकी वो टॉक्स देखते हैं जाके, कहां पर क्या चीजें की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो ना तो इस समर के बाद हम आपको बेसिकली ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो गेम डेवलपमेंट का कोर्स जो है वो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। आइडिया ये है कि एक सेमेस्टर के एंड तक आप लोग एक तो गेम डेवलपमेंट सीख जाएं, दूसरी बात यह कि जिनसे टॉप लॉन्च होगी उसमें विल ट्राई कि उनको हम इंटर्नशिप ऑफर करें वहीं पर गेम स्टूडियो में। और अगर उनको इफ दे आर इंटरेस्टेड तो वो अपने लॉन्ग टर्म पे वहाँ पे शुरू कर सकते हैं। और हम ये भी चाहेंगे कि बेसिकली बहुत सारे बच्चे खुद अपने एक आइडियाज के ऊपर काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स द आइडिया फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि ये चीजें जो कि आपको आपको ना वो लोग ही बता सकते हैं जो कि जिन्होंने इनको पर इन प्रैक्टिस जाके काम किया। ठीक है, तो आपको टॉक्स सुननी चाहिए वो लोग जो कि बड़े बड़े इंजन बनाते हैं। ठीक है, यूनिटी गेम इंजन बनाते हैं, इन इन इनकी आपको टॉक्स सुननी चाहिए कि वो किस किस लेवल पे डिटेल में जाके आपको बातें करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। सो ये आपके सामने एग्जांपल मैं दोबारा गो थ्रू कर देता हूं। ये बेस क्लास है और ये ड्राइव क्लास है D1, जिसमें इसने फंक्शन 1 ओवरराइड किया है, लेकिन फंक्शन 2 ओवरराइड नहीं किया। और जो ड्राइव क्लास 2 है वो फंक्शन 2 को ओवरराइड करती है, फंक्शन 1 को ओवरराइड नहीं करती। मेक सेंस? और अब मैं आपके सामने इसका वी टेबल दिखाता हूं। जो वी टेबल बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। जो बेस क्लास है उसके अंदर ये virtual 1 और virtual 2 दो फंक्शन हैं, और इसके कोरस्पॉन्डिंग आपका एक वी टेबल है। और जो VPTR है वो इस टेबल की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और जो इसका फंक्शन 1 वाला जो एड्रेस होगा वो इसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, और फंक्शन 2 वाला इस इंप्लीमेंटेशन की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, जो ड्राइव 1 है उसमें अगर आप देखें तो जो इसका VPTR है वो अपने ड्राइव टेबल 1 की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, और जो फंक्शन 1 है वो क्योंकि मैंने रीडिफाइन किया था तो इसका जो पॉइंटर है वो इस इंप्लीमेंटेशन की तरफ पॉइंट कर रहा है। ओके, और जो फंक्शन 2 है क्योंकि वो मैंने रीडिफाइन नहीं किया तो ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा? ये बेसिकली आपकी फंक्शन 2 की इंप्लीमेंटेशन जो कि आपकी बेस क्लास थी उसका एड्रेस होगा। ये बात नहीं? कैन यू गेस कि D2 में क्या होगा? जी, D2 में क्या होगा? D2 में क्योंकि उसने फंक्शन 2 की इंप्लीमेंटेशन को रीडिफाइन किया था तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन 2 जो है वो तो इस तरफ पॉइंट कर रहा है, और जो फंक्शन 1 है वो आपका रीडिफाइन नहीं किया तो वो कहां पॉइंट कर रहा होगा? वो बेस कर वाला। दैट्स हाउ वर्चुअल टेबल इज मैनेज्ड। ये बात समझे? जी बिल्कुल। अगर आपकी दोबारा से इनहेरिटेंस हो रही है तो वो उससे उसका टेबल कॉपी कर लेगा, वो उस वाला कॉपी कर लेगा। देखें, जब आप ओवरराइड कर देते हैं, जब आप ओवरराइड कर देते हैं कंपाइलर को पता है कि अब क्योंकि ओवरराइड हो गया है तो मैंने इस फंक्शन 1 की इंप्लीमेंटेशन में जो ऊपर वाला का पॉइंटर था उसकी जगह अब ये वाला पॉइंटर सेव कर दें, और वो कर सकता है। हाँ, D2 बना है? नहीं नहीं नहीं, D2 भी इनहेरिट बेस नहीं हुआ, बेस यस यस, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर D2 D1 से इनहेरिट हुआ तो उसमें जो F1 है वो कहां पॉइंट कर रहा होगा? वो आपके इस फंक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। वेरी गुड गुड क्वेश्चन। ठीक है, और जो फंक्शन 2 होगा वो उसे रीडिफाइन किया तो वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये बात समझ में आती है? ठीक है, ये आप नीचे एक्सरसाइज है, ये आप खुद पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये आई होप कि सबको समझ में आ गया है क्या? जी उमर, हाँ, ओवरराइड में और वर्चुअल में क्या फर्क है बेटा? ओवरराइड का मतलब ये है, सो वर्चुअल का मतलब ये है कि बेस क्लास का एक फंक्शन है जिसका मैं पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर चाहता हूं नीचे वाली क्लास में। ठीक है, ओवरराइड का मतलब, ओवरराइड लिखने का मतलब सिर्फ ये होता है कि ये फंक्शन की प्रोटोटाइप और जो बेस क्लास में डिफाइन हुआ था उन दोनों की प्रोटोटाइप की एग्जैक्टली सेम होगी। ठीक है, अगर ओवरराइड आप ना लिखें तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आप कहीं कॉस्ट लगाना भूल जाए।
तो वो कहते तो वो उसको एक और फंक्शन बना देगा, ठीक है, तो वो एरर नहीं देगा। लेकिन अगर आप ओवरराइड लिख देते हैं तो वो मैच करता है जाके कि ये फंक्शन और ऊपर वाला फंक्शन जो था उसकी प्रोटोटाइप एग्जैक्ट मैच करती है, ठीक है। इस तरह हमने एक फाइनल पढ़ा था, फाइनल में क्या होता है कि वो उसके बाद अब नई नई आने वाली क्लासों में रीडिफाइन नहीं, ठीक। हाँ, नहीं, ओवरराइड बेसिकली जिस तरह फॉर लूप नहीं है, अब वाइल लूप से फॉर लूप में क्यों गए थे कि आप आई प्लस प्लस यूजुअली करना भूल जाते हैं, तो उससे सिंटेक्स के अंदर डाल दिया। ओवरराइड में भी बेसिकली कुछ इस तरह की चीज हो रही है कि आप बेस क्लास के फंक्शन को नीचे जाकर दोबारा रीडिफाइन करना चाहते हैं, लेकिन अब मैं कंपाइलर को कह रहा हूं प्लीज चेक कि मैंने कोई कोई टाइप चेंज ना कर दी, ठीक है। चैलेंज। अच्छा, अब ये दो तीन चीजें जो रहती हैं वो मैं आपको जल्दी जल्दी करा देता हूं, ठीक है। अच्छा, प्योर वर्चुअल फंक्शंस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेस, ठीक है। वेरी फेमस क्वेश्चंस फॉर इंटरफेस, वेरी फेमस क्वेश्चंस फॉर इंटरफेस, ओके। अच्छा, प्योर वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं? प्योर वर्चुअल फंक्शन कुछ इस तरह की चीज है, ये देखें जी, ये देखें जी। अगर आप चाहें तो किसी वर्चुअल फंक्शन के साथ इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसके साथ आपने इक्वल टू जीरो लिख दिया, आप उसकी डेफिनेशन भी दे सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन देना जरूरी नहीं है। मतलब देखिए, आप जितने भी फंक्शंस लिखते हैं, आप अपनी क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस लिखते हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन देना जरूरी होती है, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे वो वर्चुअल ना हो, है ना। लेकिन अगर किसी फंक्शन के साथ आप इक्वल टू जीरो लिख दें, लेकिन वो उसका वर्चुअल होना जरूरी है, ठीक। अगर किसी फंक्शन के साथ हम इक्वल टू जीरो लिख दें, ये फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखने के फॉर्म बाद इक्वल टू जीरो लिख दें, ठीक है, उसका वर्चुअल लिख होना पहली बात तो ये जरूरी है। अगर आप कोई वर्चुअल फंक्शन नहीं था और इक्वल टू जीरो लिखेंगे तो कहेगा भाई मैं ये एरर है, you are not allowed to write equal to zero in front of a function which is not virtual, okay। सारी बातें virtual होना जरूरी है, और अगर आप इक्वल टू जीरो लिख दें तो फिर उसकी डेफिनेशन देना जरूरी नहीं, ठीक है। अच्छा, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं ये प्योर वर्चुअल फंक्शन, क्या कहते हैं? अच्छा, प्योर वर्चुअल फंक्शन के नतीजे में इमीडिएटली कुछ होता है, और वो क्या होता है कि ये जो क्लास है ना, ये जो क्लास है बेस क्लास, ये अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ए क्लास जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, पॉइंटर बन सकता, रेफरेंस बन सकता, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, शेप की क्लास, शेप की क्लास से लेट्स से ट्रायंगल, रेक्टेंगल वगैरह वगैरह इनहेरिट हुई है, या एनिमल की क्लास, एनिमल की क्लास से आपकी कैट की क्लास, डॉग की क्लास, डंकी की क्लास वगैरह वगैरह बनी है ना। आप डंकी का ऑब्जेक्ट तो बनाएंगे, आप कैट का ऑब्जेक्ट तो बनाएंगे, लेकिन कभी आप एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे नहीं बनाएंगे। रियलिटी में एनिमल का कोई कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, इंस्टेंस जो होता है वो ड्राइव क्लासेस का होता है। ये बात सुन रही? सो आपने फिर सवाल ये बनता है कि आपने एब्स्ट्रैक्ट ऊपर वाली क्लास बनाई क्यों थी? क्यों बनाई थी भाई? एक तो मैंने सारी फंक्शनैलिटी जो कि कॉमन थी वो मैं ऊपर ले गया, दूसरी बात है कि पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू मैं चीजों को होल्ड कर सकता हूं, ठीक है। तो जब भी कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, और वो कैसे बनेगी, कोई ना कोई एक फंक्शन होगा जो कि प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा। अगर आपने एक क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया तो वो क्लास बन जाएगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। मैं आपको एग्जांपल नीचे एग्जांपल भी दिखाता हूं। ये देखिए, इस बेस क्लास का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो यहां पे एरर दे देगा, लाइन नंबर 3 के ऊपर वो एरर दे देगा, वी कांट इंस्टेंशिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। ये बात सुने, यू कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये बात समझा, ठीक है। यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, ओके। सो फार सो गुड। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, लेट्स से एक क्लास है और वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी कि उसके अंदर एक फंक्शन है जो कि प्योर वर्चुअल फंक्शन है, यानी कि उसको इक्वल टू आपने जीरो कर दिया, वर्चुअल डिक्लेयर करके इक्वल टू जीरो कर दिया। अब एक और क्लास बनी या दो क्लासें और इनहेरिट की आपने, और वो उसमें आप उस प्योर वर्चुअल फंक्शन को रीडिफाइन करना भूल गए,
क्या हुआ? तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। थैंक यू सो मच सुधीर। डज इट मेक सेंस? क्यों? क्योंकि वो फंक्शन उधर से आपके पास तो आ गए, आपने क्योंकि उनको डिफाइन नहीं किया, ठीक है, उनको उनका प्योर वर्चुअल होना खत्म नहीं किया, तो अब आपके पास वो प्योर वर्चुअल की फॉर्म में आ गए। इसका मतलब है आप ही क्लास की क्या बन गई है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चुकी है। ये बात सुने? So if you forget to redefine the pure virtual function inside the derived class, your that derived class will become an abstract class. ये बात समझ में? ये बड़ी जरूरी बात, ठीक है। और कई दफा आपको जरूरत पड़ सकती है कि आप डिफाइन ना करें। फॉर एग्जांपल शेप की क्लास, शेप की क्लास से शेप की क्लास से आपने दो क्लासें इनहेरिट की, एक है 2D शेप एंड 3D शेप। अब 2D शेप के कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट इसका होता है, ट्राइंगल होती है, रेक्टेंगल होती है, पैरेललोग्राम होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, कोई भी जेनेरिक क्वाड्रिलेटरल, या 3D में आए तो स्फेयर होती है, कोन होती है, ठीक है, आप सिलेंडर बना सकते हैं वगैरह वगैरह। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ये बात है, इनके तो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ऊपर वाली क्लास के अंदर जो ना शेप में आप ड्रॉ कर सकते हैं, ना 2D को आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो ड्रॉ फंक्शन होगा वो होगा तो प्योर वर्चुअल फंक्शन। कहां बनाएगा? आप शेप क्लासेस तो बनाएंगे, ना आप 2D में डिफाइन कर सकते हैं, ना आप 3D में डिफाइन कर सकते हैं। उसे कहां से डिफाइन करेंगे? उसे आप नीचे वाली क्लासें जो आप बनाएंगे उसमें आके रीडिफाइन करेंगे। आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट दिस। ठीक है, ठीक है। कोई सवाल है बताएं? क्या कोई सवाल है? कोई सवाल है बताओ। चलो यार जोर से बोलो। हाँ तो कॉन्स का मतलब क्लास फंक्शन के बाद हम कॉन्स लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जो दिस है वो हमारा कॉन्स्ट है, ठीक है, बस ये मतलब है। मतलब कोई भी फंक्शन आपका इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है जी। सो फार सो गुड, सो फार सो गुड। अब मैं आपको एक और बड़ी जबरदस्त बात बताऊं। ये देखें जी, एग्जांपल है। अब देखें एनिमल की क्लास है। अब एनिमल की क्लास हमने पहले जो बनाई थी वो ये बनाई थी यार। हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, गेट नेम बनाया, स्पीक बनाया, और स्पीक में हमने क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क डिस्प्ले किया। एक्चुअली स्पीक फंक्शन जो होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए? हाँ? वो तो डिफाइन ही नहीं हो सकता, वो तो बेस क्लास में डिफाइन ही नहीं हो सकता। तो एक्चुअली इसे क्या होना चाहिए? इसे प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए। ये बात समझ? और प्योर वर्चुअल से फायदा ये होता, तो बेसिकली ये, और ये देखें जी, यहाँ पे मैंने कैट की क्लास बनाई है और इसमें स्पीक और ये बनाया है, ठीक है। अच्छा, आप अगर फॉर एग्जांपल वो देखें क्या करता है, वो कहता है मैंने अब क्या किया, ये देखें जी, मैंने एनिमल की क्लास बनाई, उसमें स्पीक फंक्शन को क्या कर दिया? प्योर वर्चुअल कर दिया। अच्छा, अगर मैं प्योर वर्चुअल कर दूं तो पहला इफेक्ट तो ये होगा कि एनिमल टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, एनिमल टाइप का रेफरेंस बन सकता है, एनिमल टाइप का पॉइंटर बन सकता है, लेकिन एनिमल टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि अगर आपकी कोई क्लास ऐसी है जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकती है, मेक इट एब्स्ट्रैक्ट। ओके, ये बात सुना है? अच्छा, मैं आपको अभी थोड़ी सी एग्जांपल और भी दूंगा। ये देखिए, मैंने काओ की क्लास बनाई। अब काओ की क्लास में हम स्पीक फंक्शन को रीडिफाइन करना भूल गए। अब इसने कैट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब जब कैट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या होना चाहिए? हाँ, काओ का, सॉरी, काओ का हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया तो ये जी एरर आएगा। क्या एरर आया? कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्यों? क्योंकि आपने उस प्योर वर्चुअल फंक्शन को रीडिफाइन नहीं किया, तो अब आपका उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये बात समझना? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। एंड आई होप यू ऑल्सो अप्रिशिएट कि व्हाई इट इज नीडेड, ठीक है।
ठीक है कोई बात? सो फार सो गुड। अच्छा आप चाहे तो अपने ये देखें, मैंने इक्वल टू जीरो किया, उसने कहा काओ की एग्जांपल दी, उसमें काओ में उसने स्पीक कर दिया, और अब ये चीज चल जाएगी और आंसर भी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये देखिए, इसने पॉइंटर के थ्रू भी कर सकते हैं और रेफरेंस के थ्रू भी कर सकते हैं। आपने एक रेफरेंस बनाया और रेफरेंस इसको असाइन कर दिया काओ को, काओ के ऑब्जेक्ट को, नहीं, ए के रेफरेंस को काओ असाइन कर। ठीक है, दैट इज अलाउड। ठीक है, और अब आप ए डॉट पी कॉल करेंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? हाँ, काओ। क्यों? क्योंकि वो वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, एंड आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि बैक एंड पे ये ए डॉट वीपीटीआर एरो पीक में कन्वर्ट होगा। ठीक है। अच्छा एक बात बड़ी गौर से सुन लें, ये बात बड़ी ही गौर से सुन लें, ये सवाल एग्जाम में आएगा, पहले बता दो। अगर आप एक बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बने और उसको ड्राइव क्लास को ऑब्जेक्ट असाइन कर दे, अब पॉलीमॉर्फिज्म नहीं आएगी। क्यों? पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर तब आता है जब आप रेफरेंस बनाते हैं। रेफरेंस बनाने का मतलब यह है कि आप कौन सा वाला स्लाइस उठाएंगे, वो वाला स्लाइस उस बेस क्लास के, सॉरी, ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर आपने वो वाला स्लाइस जो है वो उसका नाम रख दिया है अपना बेस क्लास का रेफरेंस। लेकिन अगर आपने कॉपी बना दी, अब आपने तबाही फेर दी। क्यों तबाही फेर दी है? क्योंकि आप जब नई कॉपी बन गई है, अगर नई कॉपी बनी है तो वो ऑब्जेक्ट किसका है? वो तो बेस क्लास है, और बेस क्लास का वीपीटीआर किसी तरह पॉइंट कर रहा होगा, वो बेस क्लास ही पॉइंट कर रहा होगा। तो ये सिर्फ तब चलेगा अगर हम पॉइंटर ले बेस क्लास का, या रेफरेंस ले बेस क्लास का, उसको असाइन करें किसको? ड्राइव क्लास। तभी काम करेगा, वरना वो काम नहीं करेगा। अगर आपने कॉपी बना दी तब आपने सब कुछ खत्म कर दिया, क्योंकि आप जो ऑब्जेक्ट है वो किसका है? वो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है। वो किसकी, उसका भी किस तरफ पॉइंट करेगा? वो तो भाई अपनी तरफ ही पॉइंट करेगा। ये बात समझ? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ओके। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट बनाने का फायदा क्या? एब्स्ट्रैक्ट बनाने का फायदा ये, गलती से भी आप रेफरेंस लगाना भूलेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप रेफरेंस लगाना भूल गए तो वो कंपाइल टाइम भी कह देना भाई ये क्या कर रहे हैं आप पहले करके जाते नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट बनाने का आपको फायदा पता होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट बनाने का फायदा क्या है। तो आप गलती से भी अलाउ नहीं करेंगे कि आप बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की इजाजत दें। ओके, ये वो चीजें जो एग्जाम में आनी है आपको पहले बता दो। ओके, ऑल राइट जी। अच्छा मैं आपको बड़ी जबरदस्त एक और एग्जांपल देता हूं। ये देखिए, एनिमल की क्लास बनाई है, और एनिमल की क्लास में जो आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन था, पहले तो आपने पिछली एग्जांपल देखी थी, उसमें आपने स्पीक फंक्शन को डिफाइन नहीं किया। अब आप चाहें तो स्पीक फंक्शन को डिफाइन भी कर सकते हैं, यानी आप चाहें तो प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिफाइन कर दें, आप चाहें तो प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिफाइन ना करें। ठीक है, लेकिन आपकी ड्राइव क्लास में आके आपको उस प्योर वर्चुअल फंक्शन को दोबारा से रीडिफाइन करना पड़ेगा, चाहे आप अपने बेस क्लास के ही प्योर वर्चुअल फंक्शन को दोबारा कॉल करें, दैट इज ऑल्सो फाइन। वो कैसे करेंगे कॉल? बेस क्लास का नाम कॉलन कॉलन फंक्शन का नाम। ठीक है, आप ये भी कर सकते, लेकिन उसको रीडिफाइन जरूर करें। अगर आप अपनी ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की इजाजत देना चाहते हैं, तो अगर आपने गलती से भी उसकी इजाजत ना दी तो वो आपकी जो ड्राइव क्लास है वो क्या बन जाएगी? वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। ठीक है। अच्छा मैं आपको ना, ये जो इसने क्या किया, इसने ये सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि बेस क्लास के अंदर, इसके अंदर बेस क्लास के अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है लेकिन वो वहां डिफाइन हो सकता है? एग्जाम्पल दू, लुक, मैं आपको आज दो एग्जाम्पल दूंगा। यार ये ना करो यार। देखिए हम अगला जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए जा रहे हैं वो है चेस। ठीक है, चेस में हमारी क्लास हायरार्की होगी, उसमें हमारी पीस की क्लास होगी, और पीस की क्लास का कभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा।
उसके अंदर हमारे प्योर वर्चुअल फंक्शन होंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा इज लीगल फंक्शन। अब इज लीगल फंक्शन कहां पर डिफाइन नहीं हो सकता? बेस लेवल पर डिफाइन हो नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, बेस लेवल पे शायद एक लीगैलिटी डिफाइन हो सकती है, क्या? जो हर एक चीज की एक जैसी हो, क्या क्या बोलो? कि बोर्ड की डायमेंशन से बाहर ना हो, ठीक है। एक और एग्जांपल हो सकती है कि अगर पी अगर अगर इस वक्त टर्न 1 है, ठीक है ना, तो जहां वो जा रहा है वहां पे टर्न 1 का ही ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ये बात सुना? ये वो बेसिक लीगैलिटी भी हर एक की सेम है, तो ये हम उस लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड है। ये भी वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। इसको आप प्योर वर्चुअल भी बनाना चाहें, प्योर वर्चुअल ही बना देंगे हम, ठीक है। लेकिन ये उस लेवल पे डिफाइन हो सकती है, ठीक है। फिर हर एक चीज की दोबारा से इलीगल होगी, और वो कैसे हो रही होगी? वो हम पॉन की अलग डिफाइन करेंगे, किंग की अलग डिफाइन करेंगे, क्वीन की अलग डिफाइन करेंगे, वगैरह 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 वगैरह। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सही है जी। सर सरफराज नाम है, तुम लोग फिर सर सर कहना शुरू हो गए सारे। मिला दे, उन सारों को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर किसी एक को भी आप भूल गए तो वो क्या देगा भाई, ये एब्सेंट बन गई, ठीक है। एक्चुअली देयर इज ए वेरी स्पेशल क्लास जो मैं बताऊंगा, जिसमें सारे फंक्शन ही प्योर वर्चुअल हो, प्योर वर्चुअल। मैं बताता हूं उसका स्पेशल एक नाम हो, ठीक है। बट आई होप एवरीबॉडी। अच्छा, देखो मैं आपको एक और बड़ी जबरदस्त एग्जांपल देता हूं, बड़ी प्यारी एग्जांपल है वो, ठीक है। आपने जब फेज चेस का फेज 2 करेंगे, फेज 2 भी नहीं बल्कि फेज 3 जब करेंगे, तो उसमें आपने जब चेक करना होता है, चेक कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको क्या ढूंढना पड़ता है? किंग ढूंढना पड़ता है ना। अच्छा, आप किंग ढूंढना है, तो हम एक बड़ा जबरदस्त काम कर सकते हैं। एक वर्चुअल फंक्शन बनाए, प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाए, जिसका नाम लिखे एम आई किंग, और बेस क्लास में उसको डिफाइन करते हैं रिटर्न फॉल्स। ओके, या प्योर वर्चुअल नाम बनाए, वर्चुअल बना दे, चलिए कोई बात, ठीक है। बेस क्लास में उसको डिफाइन करते हैं क्या? रिटर्न फॉल्स। और जो किंग की क्लास है वो जब उससे इनहेरिट होगी, बाकी सारी इनहेरिट होगी और रिटर्न फॉल्स करेगी, लेकिन जो किंग की क्लास है वो उसको रीडिफाइन करेगी, और वो रिटर्न फॉल्स की जगह रिटर्न ट्रू। हालांकि एक टाइम का फंक्शन है, एक फंक्शन, ठीक है। और आप देखें, अब अगर आपने किंग को ढूंढना है तो यू विल गो आइटरेट थ्रू द एंटायर 2D अरे, एंड यू विल से एम आई किंग, एम आई किंग, एम आई किंग, एम आई किंग। जो भी कहेगा एम आई किंग इज ट्रू, का मतलब क्या है? वही किंग। ये बात है, हमने किंग ढूंढ लिया। ये बात है, हाउ इजी इट इज। लुक एट द पावर ऑफ दिस पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर, ओके। और मजे की बात एक और है कि ऐसा वर्चुअल फंक्शन जो बाकी सब के लिए सेम है, लेकिन सिर्फ किंग के लिए रीडिफाइन। ये बात समझ, ठीक है। शाबाश। अच्छा जी, एक और बड़ी जबरदस्त बात, और वो बात है जी इंटरफेस क्लासेस क्या होती है। अच्छा, कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं, कुछ ऐसी क्लासेस होती है जो कि बेस क्लास होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, और हम चाहते हैं कोई भी इनसे इनहेरिट हो तो ये फंक्शनैलिटी जरूर इंप्लीमेंट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक डिवाइस बना रहा हूं और मैं चाहता हूं इसमें माउस जैसी एबिलिटी हो, यानी माउस की तरह की तमाम फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। ये बात सुना? यानी मैं लेट्स से वीआर एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूं, और वीआर एनवायरनमेंट का जो हमारा वो हैंडल होता है, आपने देखा है जो हैंडल तो यूज कर होते हैं। अब मैं कहता हूं ये माउस को तो जरूर इंप्लीमेंट करें। माउस को इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या है? एक उसमें राइट क्लिक होना चाहिए, एक उसमें लेफ्ट क्लिक होना चाहिए, एक उसमें मिडल क्लिक होना चाहिए, और एक उसका ड्रैग फंक्शन होना चाहिए। ये 4 फंक्शन होने जरूरी है। तो अगर मैं एक गैजेट बना रहा हूं जिसमें माउस की एबिलिटी तो होनी ही चाहिए, तो मैं कहूंगा कि भाई ये इस क्लास से इनहेरिट होगी। तो माउस, यानी माउस की मैं एक क्लास बनाऊंगा, माउस का उसमें माउस इंटरफेस, और मैं कहूंगा ये जो वीआर का गैजेट है ये इंप्लीमेंट करता है ये माउस का गैजेट या माउस का इंटरफेस। क्या मतलब क्या है?
इस क्लास के लिए लाजमी है कि वो लेफ्ट क्लिक भी बनाए, राइट क्लिक भी बनाए, मिडिल क्लिक भी बनाए, ड्रैग भी बनाए। अगर वो चार में से कोई एक वर्जन भी नहीं बनाएगा तो मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई इसका तो यूज ही नहीं कर सकते आप। ये बात समझ? ऐसी क्लास को इंटरफेस क्लास कहते हैं। ये बात समझ? ठीक है। तो ऐसी क्लास जिसमें आप चाहते हैं कि ये तो इससे इनहेरिट और ये फंक्शन सारे के सारे इंप्लीमेंट करने पड़े। ये बात समझ? तो जब आप विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन में काम कर रहे होंगे ना, तो आप कई दफा ऐसी चीजें बनाएंगे जो कहेंगे भाई ये इस चीज को इंप्लीमेंट करता, और जैसे इसको इंप्लीमेंट करना उसमें सारे फंक्शन ऑटोमेटिकली तुम्हें लिखने पड़े। ये बात है। जावा में इंटरफेस बनाने का एक बाकायदा एक सिंटेक्स है। आप कहते हैं जिस तरह क्लास बनाते हैं ना, उस पर आप बनाते हैं इंटरफेस, लेट से माउस इंटरफेस कह देंगे, और उसके अंदर जितने भी आप फंक्शन लिखेंगे वो फंक्शंस उसको वो अब एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। और अगर कोई भी क्लास वो इंटरफेस इंप्लीमेंट करती है तो बाकायदा लिखती है कि क्लास ए इंप्लीमेंट्स फलाना इंटरफेस। इसका मतलब ऑटोमेटिकली जितने भी फंक्शन लिखे होंगे वो उसको ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट करने होंगे। नहीं करेगी तो ये क्लास भी क्या बन जाएगी? एक इंटरफेस क्लास बन जाएगी। ये बात नहीं? बल्कि जावा तो इंटरफेस क्लास नहीं करता, वो उसको कंपाइल टाइम पे एरर दे देता है और वो कहता है भाई आपने कहा था मैं इसको ये इंटरफेस इसको देना जरूरी है, आपने तो दिया ही नहीं। ये बात समझ? तो वो उसको कंपाइल टाइम पे एरर दे देता है। ये बात समझ? सी प्लस प्लस में क्या होता है? आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं जिसके अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो आप पे क्या होते हैं? प्योर वर्चुअल होते हैं। और आप कहते हैं ये जो मेरी क्लास है ये इसका इंटरफेस इंप्लीमेंट करती है। कैसे? तब उससे इनहेरिट, जब उससे इनहेरिट होती है तो क्या होता है? इनहेरिट होती है क्या होगा? तो उसको तमाम जो वर्चुअल फंक्शन है वो क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंट करना। ठीक है। अगर कोई एक भी मिस हुआ तो एरर आ जाएगा। एरर आएगा मतलब ये है कि बेसिकली एरर नहीं आएगा, लेकिन जब उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एरर आएगा, भाई आप तो उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते। ठीक है। ये देखिए जी, इसने एक एग्जांपल दिया कि मैंने एक आई एरर लॉग की क्लास बनाई है जिसके अंदर ओपन लॉग का एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है, क्लोज लॉग का एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है, राइट एरर का एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है, और एक वर्चुअल डिस्ट्रक्टर है। जिसका मतलब क्या है कि आप अगर आप कोई कहता है कि मैं आई एरर लॉग इंप्लीमेंट करता हूं, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ये चारों के चारों फंक्शंस डिफाइन करने पड़ेंगे। ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो उसको डिफाइन करने पड़ेंगे। अगर एक भी डिफाइन नहीं किया तो क्या होगा? एरर आ जाएगा। ठीक है। काइंडली अब आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये आपको इंटरफेस के बारे में पता होना चाहिए कि इंटरफेस क्लास क्या होती है। ठीक है। अच्छा जी, अब आपको याद है हमने एक बड़ी जबरदस्त चीज पढ़ी थी, मल्टीपल इनहेरिटेंस, और वो एक्चुअली हमने कहा एक प्रॉब्लम ही है। क्या प्रॉब्लम था उसमें? एक डायमंड प्रॉब्लम, एक बड़ा मशहूर प्रॉब्लम था। डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है कि एक क्लास थी बेस क्लास, उससे दो क्लासें इनहेरिट हुई, और उन दो क्लासों से एक क्लास इनहेरिट होगी। अब अगर एक एट्रीब्यूट बेस क्लास में था वो इन दोनों में भी आएगा, और फिर वो यहां से यहां पर भी आ जाएगा। अब इसका मतलब है इसके पास उसके एक एट्रीब्यूट की दो इंस्टेंसेस मौजूद हों, एंड दैट विल बी ए प्रॉब्लम। ये बात समझ? अच्छा, इसको वो हैंडल कैसे करता है? पॉलीमॉर्फिज्म इसको भी हैंडल करती है, लेकिन एक्चुअली वर्चुअल कीवर्ड वर्ड इसको भी हैंडल करता है। और वो आप सिर्फ ये काम करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल पावर डिवाइस बनाई है, याद है ये एग्जाम्पल थी, और उसमें हमने ये बनाया था पावर डिवाइस से स्कैनर और प्रिंटर बनता है, और फोटोकॉपी मशीन जो है वो इन दोनों से मिलकर बनती है। ठीक है। तो वो कहता है सिर्फ एक काम करें, ठीक है, और काम ये करें कि यहां पे जाके लिख दें वर्चुअल। ठीक है। अगर आप वर्चुअल इनहेरिटेंस कर लें तो होता यह है कि वो एट्रीब्यूट को एक ही दफा लेके आता है। ठीक है। वो खुद मैनेज करता है कि मैंने इसे कैसे हैंडल करना। ये बात समझा कि इवन आपके जो डायमंड प्रॉब्लम में फंक्शंस भी होंगे जो बेस क्लास के, वो भी खुद ब खुद मैनेज करते हैं। ये बात समझे? आप वर्चुअल कीवर्ड लगाएं, आपको वो जो डायमंड प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व। ठीक है। सही है जी। ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग, ये आपको मैंने लास्ट क्लास में मैंने शुरू से मैंने तो चीजों को एक्सप्लेन ही ऐसे किया है कि ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग क्या होती है बेटा, कि बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो ड्राइव क्लास में मौजूद होता है एज ए स्लाइस के तौर। और जब आप एक बेस क्लास का रेफरेंस
असाइन करते हैं ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट, नहीं, ड्राइव क्लास को ऑब्जेक्ट असाइन करते हैं एक बेस क्लास के रेफरेंस को। तो बेसिकली वो जो रेफरेंस है वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा होता है, वो ड्राइव क्लास के उस पोर्शन को पॉइंट कर रहा होता है जो कि बेसिकली उसका स्लाइस होता है। ये बात समझा नहीं? तो इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग। ठीक है, ये एक्सप्लेन इसने अभी जाके किया, हमने तो उसको शुरू से एक्सप्लेन ही ऐसे किया। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, ये आप खुद पढ़ेंगे और मैंने इसको काफी डिटेल में पहले ही काफी दफा डिस्कस कर लिया, तो ये अब आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक, डायनामिक कास्टिंग। ओके, अच्छा आपको लास्ट क्लास में मैंने स्टैटिक कास्टिंग बताया है ना, स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट। स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट क्या होता है? स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट क्या होता है कि मेरे पास कोई भी एक चीज है, मैं कहता हूं कि इसको तुम ऐसा करो, इसमें कन्वर्ट करो। ठीक है, और स्टैटिक कास्टिंग में जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि ये कास्टिंग मैंने करनी है और मैं रिस्पॉन्सिबल इसको इसको कन्वर्ट करने। ठीक है, इमेजिन करें कि आपके पास एक रेफरेंस है। किसका रेफरेंस है? रेफरेंस है या पॉइंटर है किसका? बेस क्लास। ओके, अब वो हो सकता है कि लेट्स से एनिमल का पॉइंटर है। अब एनिमल का पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा है जिस जगह पे, वहां पे कैट भी पड़ी हो सकती है, वहां पे एनिमल का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वहां पे डॉग भी पड़ा हो सकता है, वहां पे काउ भी पड़ी हो सकती है, वहां पे डंकी पड़ा भी हो सकता है। ये बात है ना? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। लेकिन मेरे पास तो एनिमल का पॉइंटर है। ठीक है, अब सुने मेरी बात। अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं ये कह दूं कि ऐसा करो, इस एनिमल पॉइंटर को ट्रीट करो एज ए कैट। ओके, अगर मैं बजाते खुद कह दूं, यानी किधर गया पेन इसका, वो पेन किधर है? हाँ हाँ, अच्छा मेरी बात सुने गौर से। अगर मैं ये कहता हूं, अगर मैं ये कहता हूं कि ये मेरी एक क्लास का ऑब्जेक्ट था, अब हमें नहीं पता ये कौन सी ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट था, लेकिन मुझे ये पता है कि ये एक पोर्शन है जो कि बेस क्लास का है और लेट्स से वो एनिमल है। ठीक है, तो ये ड्राइव क्लास कौन सी? ये कैट भी हो सकती है, डॉग भी हो सकती है, और डंकी भी हो सकती है, और काव भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुने, बहुत मेरे पास तो पड़ा हुआ है एक एनिमल टाइप का पॉइंटर। ठीक है, पी एक अदर। अब अगर मैं कहता हूं कि तुम ऐसा करो, सुनो मेरी बात गौर से, तुम ऐसा करो कि मैं, फिक्र मत करो, मैं जिम्मेदार हूं, और मैं कहता हूं कि ऐसा करो, इसको स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट करो और यहां कर दो उसको कैट टाइप का पॉइंटर, और यहां पे आप पीए भी, और यहां पर आप कैट टाइप का एक पॉइंटर बनाएं, इसका नाम रखें सीपी, और इसको ये साइन करें। ये बता, ये कर देगा, ये कर देगा, ये है कि हाँ तुम जिम्मेदार हो। अच्छा मैं तुम्हें यहां वार्निंग जरूर देगा, वो वार्निंग देगा और कहेगा हाँ भाई तुमने करना है, कर दो। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच? दिस इज अ वेरी डेंजरस स्टेटमेंट। व्हाई इट इज अ डेंजरस स्टेटमेंट? क्योंकि आपने उसको कैट के पॉइंटर में कन्वर्ट कर दिया। अब कैट में हो सकता है एक बैक, आपने एक और अट्रीब्यूट ऐड कर दिया था, एक अट्रीब्यूट ऐड कर दिया। अब असल में वो डॉग था, डॉग में तो कोई एट्रीब्यूट हमने ऐड नहीं किया था। अब आपने कहा सीपी एरो, उस अरे में गए और अरे में कुछ राइटिंग शुरू कर दी। मसला क्या हुआ? मसला ये होगा कि असल में जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था वो तो डॉग था, और डॉग में तो अरे थी नहीं। अब क्या होगा? वो तो आपकी ऑब्जेक्ट की मेमोरी से बाहर राइटिंग करना शुरू कर देगा, ट्रीटिंग इट एज कि ये कैट पड़ी हुई है। इट्स ए वेरी डेंजरस थिंग। ये बात समझ? तो जो स्टैटिक कास्टिंग है उसके अंदर एक बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन दिस कुड बी ए पोटेंशियल डेंजरस स्टेटमेंट। ये बात समझ? अब आपको मैं कमाल बात बताऊं, कमाल बात यह है कि अब अगर लेट्स से
मैं यहां पर लिखता हूं डायनामिक अंडरस्कोर कास्ट, और यहां लिखता हूं कैट टाइप का पॉइंटर, और यहां लिखता हूं पीए, और यहां लिखता हूं कैट टाइप का सीपी। ठीक है, अब क्या होगा? अब मजे की बात यह है, अगर ये पीए जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उसके ऊपर का जो जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो कैट होगा तो ये इसके अंदर वही एड्रेस दोबारा वापस आ जाएगा। मतलब ये कि मैं कह रहा है हाँ भाई यू आर सेफ टू यूज इट। लेकिन अगर यहां पर कैट का ऑब्जेक्ट ना होता, लेट्स से डॉग का ऑब्जेक्ट होता, तो पता क्या होगा? इस सीपी के अंदर नल फिट आ, ये बात समझ? इस सीपी के अंदर क्या आ जाएगा? नल फिट। इन ए वे यू हैव फाउंड कि ये आपके पास जो बेस क्लास का पॉइंटर है, जो बेस क्लास का पॉइंटर है वो कैट है, डॉग है, काउ है, क्या है? अगर वो नल 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 लेकर जा रहा है, इसका मतलब क्या है? कि ये कैट नहीं है, ये डॉग नहीं है, ये डंकी नहीं है। और अगर वो एक पॉइंटर दे दे, वही एड्रेस उधार रिटर्न करवा दे, ठीक है, तो जिस वक्त आपने जो अब जो कास्टिंग की है ये उसी का ऑब्जेक्ट था। ये बात समझ? वापस चले उस सवाल के ऊपर। इमेजिन करें कि हम चेस बना रहे, आई वॉन्ट टू फाइंड द किंग। ओके, आपके पास से पड़े हुए पॉइंटर्स, और पॉइंटर किसके? पीस क्लास के पॉइंटर्स पड़े हुए, है ना? पीस क्लास के पॉइंटर्स होंगे जिससे वो इनहेरिट हो रहा होगा, पॉन, बिशप, किंग, क्वीन वगैरह 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 वगैरह, ऐसे ही हो रहा होगा। अब देखिए, अगर आपने ढूंढे कि किंग है या नहीं, आप क्या करेंगे? बारी बारी हर पॉइंटर पे जाएंगे, उसे किंग में कास्ट करेंगे। कौन सी कास्टिंग करेंगे? डायनामिक कास्टिंग करेंगे। अगर वो नल 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 लेता जाए तो मतलब क्या है? कि ये अभी तक किंग नहीं है। जैसे ही वो पॉइंटर रिटर्न करे जो कि नल ना हो, इसका मतलब क्या है? कि आपको किंग मिल गया। बात समझ? सो यू एक्चुअली नो टू वेज टू फाइंड द किंग। One is using dynamic casting, second is using polymorphic behavior. Okay? लास्ट टाइम मैंने फाइनल एग्जाम में ये सवाल दिया था, मिड 2 में मैं ये सवाल दूंगा, मैं आपको पहले बता दूं। ओके, कोई भी एक सिनेरियो होगा जिसे मैं कहूंगा राइट टू वेज, वन इज यूजिंग डायनामिक कास्टिंग एंड सेकंड इज यूजिंग पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। ओके, ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये एक ऑपरेटर है कि इनहेरिटेड क्लासेस जो होती हैं उसके लिए ऑपरेटर कैसे ओवरलोड करते हैं, ये आप खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, वी आर डन विद। ओके, हमारे ऊप खत्म हो गई। ओके, मैं आपको रिमाइंड करा, रिफ्रेश करा, हमने हमने स्टार्ट किया था प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या थी? प्रोसीजर प्रोग्रामिंग ये थी कि सबसे पहले तो हम मेमोरी बनाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, जिस बड़े प्रॉब्लम को हमने करना होता है हम उसको छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट करते हैं, और वो अप्रोच कहलाती है डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। क्या मतलब? ये स्टेप करना है या फंक्शन बना दो, ये स्टेप करना है या फंक्शन बना दो, ये स्टेप करना फंक्शन बना दो। ये बात नहीं? एक तो इट इज इजी टू मैनेज, छोटी छोटी चीजें हैं, उन छोटी छोटी चीजों करते जाओ, चीजें बड़ी होती जाएगी, है ना? दूसरी बात है कि उस छोटी चीज की कहीं और भी जरूरत पड़ सकती है। ओके, तो फायदा क्या होता है? रीयूजेबिलिटी शुरू होती है। ये दो बहुत बड़े एडवांटेज थे जहां से हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग से हमने इब्तिदा की। ओके, यहां से हम हटे। हटे कैसे? हम लेके आए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में जो हमारा पर एडवांटेज था वो ये था कि हमारी जो हम पैरामीटर फंक्शन में पास करते थे, हमने वो 5-5 वेरिएबल जा रहे हैं, 50-50 वेरिएबल जा रहे हैं, हमने क्या किया? उन डेटा टाइप जो 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 इतने सारे एट्रीब्यूट थे उनको हमने मर्ज करना शुरू कर दिया।
स्टूडेंट है, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट की क्लास का सीजीपीए वगैरह वगैरह वगैरह, इन सबको मर्ज करके हमने एक्सट्रैक्ट बना दिया और स्ट्रक्ट को हमने भेजना शुरू कर दिया। चीजें क्या हुई, चीजें हमारी सिंपलीफाई। अब एक से ज्यादा चीजें हमने, अगर हम एक फंक्शन से रिटर्न करवाना चाहते हैं, एक स्ट्रक्ट बनाया, उन सबको कंबाइन किया, एक स्ट्रक्चर बना के उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा दी। ये बात नहीं? तो एक्चुअली वी बिकेम वेरी पावरफुल, वी स्टार्टेड यूनाइटिंग थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स। ओके, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के बाद हमें आइडिया हुआ यार ये प्रॉब्लम है, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर जिसको हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, उसमें हमने चीजों को प्रॉपर्टी के लिहाज से मिला दिया है। मसला यह है कि बिहेवियर अब भी अलग अलग है। अब हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट के साथ उसकी फंक्शनैलिटी अटैच करना शुरू कर दिया। यहां से ऊप की बिगिनिंग होती है। यहां से हमने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग छोड़ी और अब हम ऊप पे। ऊप का जो सबसे खूबसूरत आइडिया थे, उसके कुछ एलिमेंट, एक जो सबसे खूबसूरत से चीज की कि उसने अपनी वर्ल्ड को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देखना शुरू किया, जिसका नाम होता है, कॉमन नाम होता है, कॉमन नेम जिसे कहते हैं, ठीक है, कॉमन नाउन जिसे कहते हैं, और उसके साथ उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसके साथ उसकी फंक्शनैलिटी अटैच होती है। ओके, ये बात सुन। दिस आइडिया ऑफ ऊप इज कॉल्ड द फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्शन इन ऊप? कि आपने एक क्लास बनाई जिसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स है और जिसके अंदर इसके ये फंक्शंस हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्शन। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऊप इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। सेकंड जो बड़ी जबरदस्त चीज हम लेके आए, उसका नाम था इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या क्या चीज होती है जी? तो द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड, द ऊप के जो एलिमेंट्स है मैं आपको बताते जा रहा हूं, ये देखिए, ऊप एलिमेंट्स। ऊप के एलिमेंट में जो पहला एलिमेंट है वो है एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें हमने एडीटी बनाई थी। और एडीटी का मतलब क्या है जी? कॉमन नाउन विच कंटेन्स attributes at 1 at 2 वगैरह एंड फंक्शनैलिटी f1 f2 एज ए फंक्शनैलिटी। ये बात सुना? द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन इज एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है? कभी कैप्सूल खाया लोगों ने? उसके अंदर दवाई होती है ना, और वो हमें नहीं पता था क्या होती है। बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी हमने चीजों को हाइड करना शुरू कर दिया। तो एब्स्ट्रैक्ट जो इनकैप्सुलेशन है, उसमें हमने चीजों को हाइड कैसे किया कि ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स हिडन है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम बाहर की दुनिया को दिखाते हैं, कुछ है जो नहीं दिखाते। दैट्स कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ओके, द थर्ड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कॉल्ड रिलेशनशिप्स। ठीक है, फंडामेंटल जो रिलेशनशिप्स थे, जिसके अंदर क्या चीजें थी बेटा जी? ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन थी, और कॉम्पोजिशन को हमने दो हिस्सों में ढाला था। एक थी ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन और एक क्या थी? एग्रीगेशन। और तीसरी क्या चीज थी? एसोसिएशन। और फिर क्या था? फिर थी डिपेंडेंसी। और फिर हमने चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी, जिसका नाम था इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा फायदा यह था कि जब हम किसी भी क्लास से इनहेरिट कर लेते हैं, तो वो तमाम की तमाम इंप्लीमेंटेशन जो कि आपके बेस क्लास में डिफाइन की थी, वो सारी की सारी मेरे पास आ गई। आपको दोबारा इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ा। ओके, द मोस्ट एसेंशियल, द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ ऊप आफ्टर इनहेरिटेंस इज पॉलीमॉर्फ।
These are the 5 elements of poop. ओके, कुछ लोग इसको जो ये जो रिलेशनशिप्स है उसको काउंट नहीं करते, वो 4 कहते हैं। ठीक है, वो इस सारी चीजों को एक ही में डाल देते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप में। ठीक है, जिसके अंदर इनहेरिटेंस भी एक रिलेशनशिप ही है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। लेकिन वी विल गोइंग टू से 5 एलिमेंट्स हम, ये बात समझ आ गई। ठीक है, दिस वाज द इंटायर जर्नी जो हमने ऊपर किया। ठीक है, और अब हमें ऊपर आ चुकी है। ओके, द नेक्स्ट क्लासेस, द नेक्स्ट हमारे पास तकरीबन 8 वीक पड़े हुए हैं। हमने बेसिकली करना यह है कि हमने बेसिकली डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए। तो कुछ तो हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर सेशन ले रहे होंगे जो साथ साथ चलेंगे। उसमें पहला प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा जो कि चेस होगा, और ऑफ कोर्स मुझे देखकर आप बनाएंगे। ओके, तो वो चेस बनाएंगे। उसके बाद लूडो है, वो बनानी है आपने। ठीक है, वो मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग ग्रुप की फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, सॉरी क्यों? हाँ हाँ, उसमें दो दो 1 मिनट 2 मिनट रहते, 2 मिनट। ठीक है, बच्चों का एग्जाम है। हाँ, ठीक है, आप जवाब बंद कर दो। अच्छा जी, बात सुने। जो आज ना शाम को सेशन है 7 बजे, और उसमें ना बेसिकली हमने ना ये जो चेस है उसका फेज 0 बनाना है। ठीक है, तो काइंडली आप लोग ध्यान में रखें, 7 बजे सेशन है, तो आप लोगों ने ऑनलाइन आ जाना है, जूम पर ही सेशन ले लेंगे। और वैसे वो मेरे ख्याल में 1 से 2 घंटे लगेंगे उसको सेशन उसको बनाने में, नहीं मिनट के बाद। तो ना वो चीजें भूल जाए। और दूसरी बात है कि इसका फायदा ये है, यार बात सुने, बात सुन, साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज। एक तो आपकी इनहेरिटेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, एसोसिएशन एग्रीगेशन भी इसमें यूज होनी है, वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो आपका मिड टर्म की जो प्रैक्टिस है वो तकरीबन उसमें इसके अंदर हो जाएगी, फेज 0 करने से। ये कैसे रिलेशनशिप्स बनाते हैं, जिसमें एग्रीगेशन भी आनी है, एसोसिएशन भी आनी है, इनहेरिटेंस भी आनी है, एक फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म का भी आ जाएगा, तो वो भी आप काइंड ऑफ रिवाइज कर लेंगे। थोड़ा सा ज्यादा है बट इट्स फाइन। ठीक है, क्योंकि एक लाइन के फंक्शन होंगे जो बेसिकली पॉलीमॉर्फिक आपको बनाने होंगे। ठीक है, वी आर डन विद द कोर्स। अब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो रहती हैं, वो हम साथ साथ कर लेंगे। इसमें एक जेनेरिक्स है, और बाकी चीजें हैं जो हम ऑन द वे ऑन द फ्लाई देख लेंगे। ठीक है, एक आपको मैंने कहा था कि मुझे याद करा दिया, एक नेम स्पेसिस है, मूव कंस्ट्रक्टर है, स्मार्ट पॉइंटर है। ये वो चीजें जो मैं एक लेक्चर में कोशिश करूंगा कवर करूं, और बाकी हम विल मूव टुवर्ड्स सम रियल स्टफ, डेटा साइंस की चीजें और सारी चीजें जो कि हमने प्लान की हुई हैं। और आई ट्राइड माय बेस्ट कि हम जो है वो स्पीड जो है वो इस सेमेस्टर में, क्योंकि जो ऊपर कंटेंट है वो काफी काफी हमने आमतौर पर ना सीएफपी के अंदर हमने काफी कुछ है जो कवर कर लिया। अगर आप देखें अगर आप पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटियों के करिकुलम वगैरह देखें, वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास टाइम है पूरा तकरीबन 8 हफ्तों का टाइम है, उसमें विल गोइंग टू। लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान के लिहाज से तो आप शायद बहुत अच्छे अपने आप की प्रोग्रेस हो गई भी है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनली देखें, आईआईटी से जाके कंपेयर करें, शरीफ यूनिवर्सिटी से जाके कंपेयर करें, ईरान की जगह है, या आप अगर कंपेयर करें एमआईटी से कंपेयर करें जाके, तो आपका एक्चुअली पहला क्वार्टर का कोर्स खत्म हुआ। पहला क्वार्टर का मतलब है कि आपके तकरीबन 2.5 से 3 महीने खत्म हुए। ठीक है, वो इसमें ये बात करते हैं। लेकिन द गुड थिंग अबाउट अबाउट आवर कोर्स इज कि हमारी डेप्थ बहुत है हमारे कंटेंट के अंदर, और उनके कंटेंट आप उनके असाइनमेंट्स को कंपेयर करें, हमारे कंटेंट के जो असाइनमेंट हैं वो बहुत डीप है, और वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली करवाती है। तो इन दैट वे वी आर हमने ज्यादा एक्सटेंसिवली चीजों को किया हुआ है। ठीक है, विच आई बिलीव इज मोर इम्पोर्टेंट इन आवर परस्पेक्टिव अगर देखा जाए। ठीक है, और अब हमारे पास बेस बन चुकी है, अब इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।